वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था SN2 मैकेनिज़्म। आज हमें डिस्कस करना है SN1 मैकेनिज़्म। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और काफ़ी तवज्जो से काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ आपको ये लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स साथ ही साथ बनाते रहना है ताकि पॉइंट्स आपको समझ में आए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से देखिए। SN1 मैकेनिज़्म आज हम समझेंगे। प्रीवियस एग्जांपल था SN2 का। SN2 में हमने देखे थे कि जनरली प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो SN2 मैकेनिज़्म शो करते हैं। उसका रीज़न अभी भी बाकी है कि क्यों सेकेंडरी प्राइमरी अल्किल हैलाइड शो करते हैं, वो इस टॉपिक के एंड में क्लियर हो जाएगा। अब आज जो हमें देखना है वो SN1 मैकेनिज़्म देखना है और SN1 मैकेनिज़्म इज जनरली शोन बाय टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। कौन शो करते हैं? टर्शरी अल्किल हैलाइड शोज SN1 मैकेनिज़्म। ठीक है, तो एक एग्जांपल से बात समझ में आएगी। एग्जांपल देखिए, ये है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहाँ पर ब्रोमीन टर्शरी कार्बन से अटैच है, इसलिए टर्शरी अल्किल हैलाइड है, टर्शरी हेलो अल्केन है। और ये जो है तो SN1 मैकेनिज़्म शो करता है कि फॉर एग्जांपल इट्स रिएक्ट्स विद OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सी आयन से इसको रिएक्ट करवाते हैं। वही सोर्स है हमारा एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा। ठीक है, क्या होगा तो यहाँ पर अब जो रिएक्शन शो होगी वो SN1 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है तो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ये टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। देखिए क्या होगा, सेम थिंग है कि यहाँ से ये Br निकल जाएगा, OH माइनस अटैक करेगा ये कार्बन पर, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है तो हमारे कार्बन पर जो है तो कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और Br यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH3 यहाँ जाएगा OH प्लस, ये निकल गया Br माइनस। अब ये तो हो गया हमारा जनरल रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है और प्रोडक्ट है हमारा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। हमें बात करना है मैकेनिज्म की कि कैसे ये होता है, कैसे जो है तो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल में एग्जैक्टली कन्वर्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है विथ एज मच डिटेल एज पॉसिबल। जितनी डिटेल हम वो बता सकते हैं रिएक्शन की, उतनी डिटेल के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सेम थिंग है कि अगर हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है तो हमें इसकी काइनेटिक स्टडी करना होगी। काइनेटिक स्टडी से बात पता चलेगी कि यहाँ पर जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो किस पर डिपेंड करती है। ये दो है हमारे रिएक्टेंट, इन दो रिएक्टेंट में से किस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये कहाँ से पता चलेगा? काइनेटिक स्टडी से पता चलेगा। सो द काइनेटिक स्टडी ऑफ दिस रिएक्शन शोज और एक्सप्लेन दैट द रेट ऑफ this reaction is depend or is influenced by only tertiary butyl bromide। के यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ये कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है किससे? मालूम हो रहा है काइनेटिक स्टडी से। कहाँ से? काइनेटिक स्टडी। क्या बोलते हैं ये कि rate of reaction is directly proportional to the concentration of CH3 3 टाइम। देखिए CH3 3 टाइम है जो कि C से अटैच है और C से Br अटैच है, ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो अब वही हम करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो इजिकल टू लगेगा और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा K, और यहाँ पर सिर्फ जो कंसंट्रेशन है वो CH3 3 टाइम CBr। ओनली
कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ से डिटरमाइन होता है? ये डिटरमाइन होता है रिएक्शन के स्लोएस्ट स्टेप से। और जो स्लोएस्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है? वो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होती है जिस स्टेप में रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज अ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जिस स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन का ब्रोमीन का, वो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप रहेगी और वो स्टेप से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा। तो जब कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है उस स्टेप में हमारे इस रिएक्टेंट का, इस न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है जो बॉन्ड बनाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो है तो एक स्टेप होती है जिस स्टेप में रिएक्टेंट जो है हमारा उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूट जाता है, और उसके बाद और एक स्टेप होती है सेकंड स्टेप जिसमें जो है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड कार्बन से फॉर्म होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग अलग स्टेप में होगी और बॉन्ड फॉर्मिंग अलग स्टेप में होगी। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज टू स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन में स्टेप ऑफ रिएक्शन कितने रहेंगे? स्टेप ऑफ रिएक्शन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो SN1 है लेकिन इसमें स्टेप 2 होते हैं। देखिए प्रीवियस एग्जांपल SN2 का था, वो SN2 है लेकिन उसमें स्टेप एक ही होता है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व ओनली 1 स्टेप एंड SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। ठीक है, देखिए 2 का मतलब SN2 में 2 जो है वो उसका मतलब ये है कि बायोमोलिकुलर है, दोनों मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में इन्वॉल्व है। इसका मतलब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी। यहां पर 1 है, यहां पर ये SN1 है, तो 1 ये बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, या फिर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर ये जो है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि मीन्स 1, यूनि का मतलब होता है एक, और मॉलिक्यूल मीन्स कितने मॉलिक्यूल जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन पर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन पर इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है। एक ही मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस करता है मतलब जो स्लोएस्ट स्टेप है जिसमें रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है उसमें सिर्फ वही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है। तो दिस इज SN1 रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ tertiary butyl bromide. Kinetic studies shows that the rate of reaction is directly proportional to concentration of only tertiary butyl bromide. Only one molecule influence the rate of reaction. That's why the reaction is unimolecular or first order reaction. ठीक है, अगला जो इसका टॉपिक है अब वो देखिए। तो नेक्स्ट थिंग देखिए इसमें, या नेक्स्ट जो बात समझना है SN1 मैकेनिज्म में, अब वो देखते हैं कि अब हमने देखा है कि द रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली 1 मॉलिक्यूल विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। जब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में कार्बन का ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तब वो अकेला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। उस वक्त जो है तो हमारे न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो अब अगर इन पॉइंट्स को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए अगर हमें मैकेनिज्म लिखना है तो मैकेनिज्म हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होगा। ये कार्बन है, उससे एक CH3 अटैच है, एक जो है तो Br अटैच है, मिथिल ग्रुप है अबव द प्लेन, और ये मिथिल ग्रुप है बिलो द प्लेन। वही हमारा मॉलिक्यूल है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। राइट, क्या हो रहा है? ये पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप क्या हो रहा है कि ये रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप है या फिर ये स्लो स्टेप है, और RDS है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज़ द स्लो स्टेप। अब क्या होगा कि इसमें कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा, रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होता है स्लो स्टेप में, तो पहले शुरू कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये कार्बन का ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा और एज अ ब्रोमाइड निकलेगा, तो यहाँ पर भी जो है तो हेट्रोलिसिस होगा या हेट्रोलिटिक फिजन होगा, मतलब ब्रोमीन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा। आपको पता है डेल्टा नेगेटिव होता है और डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ब्रोमीन की तरफ होते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है तो इस कोवैलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेगा और ब्रोमीन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन भी लेकर रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। एरो बता रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके रिमूव हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट देखिए कार्बन बचा है और अब इसके पास में ये तीनों भी जो मिथिल ग्रुप्स हैं वो एक ही प्लेन में रहेंगे, CH3 और ये CH3 और प्लस ये हमारा Br- ब्रोमाइड आयन निकल गया है। जब ये ब्रोमाइड आयन निकला है तो यहां पर हमारा जो कार्बन है इस पर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन गया हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन। द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम नोन एज कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट देखिए, अब ये ऐसा क्यों हुआ, पहले कार्बन का ब्रोमीन का बॉन्ड क्यों टूट गया, SN2 में ऐसा क्यों नहीं हुआ था, SN1 में क्यों हुआ। तो यहां पर गौर कीजिए कि कार्बन जो है उससे तीनों भी हमारे अल्किल ग्रुप्स अटैच हैं, मेथिल ग्रुप्स अटैच हैं, और यहां पर अगर कार्बन का ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाता है तो एज अ रिजल्ट कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन तभी फॉर्म होगा व्हेन इट इज स्टेबल। कार्बोकैटायन कब बनेगा, अगर कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग ग्रुप्स हैं तभी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो यहां पर कार्बोकैटायन बना है क्योंकि यहां पर इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। कैसे मिल रही है स्टेबिलिटी, तो ये 11th में आपने डिस्कस किया है, पढ़ा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डिपेंड ऑन विच टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इज अटैच्ड विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। किस तरह के ग्रुप जो है तो जुड़े हुए हैं पॉजिटिव चार्ज कार्बन से। तो यहां पर हमारे अल्किल ग्रुप्स हैं, और अल्किल ग्रुप्स के बारे में आपको पता होगा कि अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दे शोज प्लस आई इफेक्ट, दे शोज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी आपने 11th में पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है। ग्रुप्स जो अटैच होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में वो दो तरह के काम करते हैं, या तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचते हैं या उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे पुश करते हैं, ढकेलते हैं। तो यहां पर अल्किल ग्रुप्स का नेचर इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला है, ढकेलने वाला है। तो यहां पर क्या होगा कि अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से ढकेलेगा, किस तरफ, इस कार्बन की तरफ। ये अल्किल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा इस कार्बन की तरफ, और ये अल्किल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा कार्बन की तरफ। तो तीन अल्किल ग्रुप्स जो है तो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन की सीकिंग में है, इलेक्ट्रॉन को तलाश कर रहा है, और जो उससे ग्रुप अटैच है वो उसको इलेक्ट्रॉन को ढकेल कर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके इसको स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये थोड़ा तकलीफ में है तो इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ढकेल कर, ताकि उसकी जो तकलीफ है, जो उसकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाले। कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, जैसे यहां पर ये ब्रोमीन था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। तो अगर इस तरह का ग्रुप कोई यहां पर होता, सपोज इस तरह का ग्रुप होता जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला होता, तो ये कार्बोकैटायन बनता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये कार्बोकैटायन बनेगा तो ये जो ग्रुप है ये ढकलेगा नहीं, ये और खींचेगा, तो जिस वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कम होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले ग्रुप्स हैं, इसलिए ये बना है। और ये टर्शरी है, तीन है इसके पास में। अगर सेकेंडरी होता तो एक H होता यहां पर, तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती। तो कार्बोकैटायंस की जो स्टेबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि टर्शरी कार्बोकैटायंस जो होते हैं, टर्शरी तीन अल्किल ग्रुप्स अगर उनके पास में हो तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उससे कम स्टेबल जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं,
और जहां पर एक एच होता है। इससे कम स्टेबल जो है तो प्राइमरी होते हैं, जहां पर जो है तो एक ही अल्किल ग्रुप या एक जो है तो अरिल ग्रुप अटैच होगा, या फिर सबसे कम स्टेबल जो है तो वो मिथिल होता है। मिथिल की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन के लिए। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 अल्किल ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। सेकेंडरी उससे कम, क्योंकि 2 ही रह जाते हैं, ये नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन को रिलीज हाइड्रोजन। प्राइमरी उससे कम होता है, क्योंकि एक ही अल्किल ग्रुप हो जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करते हाइड्रोजन। और मिथिल के पास तो है ही नहीं, मिथिल के पास में तो तीनों हाइड्रोजन हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ही नहीं सकते हैं, कार्बोकैटायन को स्टेबल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हमारा जो अल्किल हैलाइड है वो टर्शरी है, तो वहां पर टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है। अगर बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है तो वो बना देंगे, क्योंकि ये स्टेबल है। सेकेंडरी के केस में क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो यहां पर SN1 रिएक्शन के लिए सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी टर्शरी से, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो उतना स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 2 अल्किल ग्रुप हैं। और प्राइमरी की रिएक्टिविटी SN1 के लिए बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो है तो 2 हाइड्रोजन्स हैं और एक अल्किल ग्रुप है, तो एक अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी कार्बोकैटायन को। इसलिए प्राइमरी अल्किलाइड्स SN1 शो ही नहीं करते हैं, दे प्रेफर टू शो SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होगी, तो कार्बन आइटम पर उतना बर्डन, उतना जो है तो चार्ज नहीं आएगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। और मिथिल तो करेगा ही नहीं SN1, क्योंकि यहां पर है ही नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो मिथिल हैलाइड्स प्रेफरेंशियली शोज SN2 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले कोई ग्रुप्स ही नहीं है जो कार्बोकैटायन को स्टेबल करे, स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करे। तो इसलिए जो है तो हमारे प्राइमरी और मिथिल SN2 शो करते हैं, क्योंकि उसमें प्राइमरी में और मिथिल में बॉन्ड मेकिंग साथ साथ होगी, तो कार्बन पर उतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। जबकि टर्शरी जो है वो प्रेफरेंशियली SN1 शो करेगा, क्योंकि अगर पहले कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक हो भी जाता है तो 3 अल्किल ग्रुप्स होते हैं जो उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कार्बोकैटायन को। तो एज अ इंटरमीडिएट जो है तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों के लिए। और ये हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा। तो अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इट इज अ प्लेनर। ये कैसा ज्योमेट्री रखता है? प्लेनर। ये एक ही प्लेन में फ्लैट मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है, वैसी कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री जो होती है वो प्लेनर होती है। ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है, फ्लैट मॉलिक्यूल है। अब इस फ्लैट मॉलिक्यूल पर हमें जो है तो हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। और ये जो स्टेप है ये रिवर्सिबल भी होता है, याद रखिए। स्लोएस्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप भी है कि कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड आयन से जो है तो हमें टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बन सकता है। तो अब हमें सेकंड स्टेप समझना है। देखिए स्टेप सेकंड, मैं यहां लिखता हूं इसको CH3 और CH3 पॉजिटिव। अब इस कार्बोकैटायन पर हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और प्रोडक्ट को फॉर्म करना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा? न्यूक्लियोफाइल है हमारा OH माइनस, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक जैसे SN2 में देखे थे वैसे SN1 में भी होता है। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से होगा? तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN1 मैकेनिज्म में दोनों साइड से होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अब मॉलिक्यूल फ्लैट है, यहां पर इसे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, बल्कि एटम जो है वो पहले ही निकल चुका है, राइट। दूसरी बात, रिपल्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमाइड जो है उस पर माइनस था और ये न्यूक्लियोफाइल पर भी माइनस चार्ज है। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ढकेलते हैं। तो जो ढकेलने वाला ग्रुप था या एटम था वो पहले ही निकल चुका है और हम एज अ फ्लैट मॉलिक्यूल हमें मिला है। दूसरी बात, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन अब यहां पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल में और कार्बन में। तो अटैक जो है तो दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट साइड से भी और
बैक साइड से भी अटैक होगा। तो ये है हमारा फ्रंट साइड अटैक। तो फ्रंट साइड अटैक होने से क्या होगा देखिए, तो ये कार्बन और यहां आ जाएगा OH, ये एक मिथिल ग्रुप रहेगा अबव द प्लेन और ये एक मिथिल रहेगा बिलो द प्लेन और ये एक मिथिल ग्रुप है, ठीक है। और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट ब्रोमाइड। फर्स्ट स्टेप में अलग हो चुका है। ये है हमारा बैक साइड अटैक। बैक साइड से क्या होगा देखिए, ये कार्बन, ये मिथिल, अब ये OH इधर आ जाएगा, OH, ये हमारी वैलेंसी है जो अबव द प्लेन है और ये एक मिथिल ग्रुप है यहाँ पर जो बिलो द प्लेन है, ठीक है। और ये बन गया प्रोडक्ट टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम दी बोथ द साइड और फ्रॉम आइदर साइड ऑफ कार्बोकैटायन। दोनों साइड से क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की वजह से दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। अब जो है तो दोनों तरफ अटैक होने से देखिए फर्क क्या हुआ कि यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिला है बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल से, आपको पता है कि बैक साइड अटैक से जो प्रोडक्ट मिलता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनता है। तो बैक साइड अटैक से जो ज्योमेट्री रहेगी या स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ में रहेगी। तो यहां पर हमें इन्वर्जन ऑब्जर्व होगा कि यहां पर ब्रोमीन राइट में था, OH लेफ्ट में है, ज्योमेट्री डिफरेंट है। नेक्स्ट यहां पर जो प्रोडक्ट मिला है फ्रंट साइड अटैक से, उसकी ज्योमेट्री और हमारे रिएक्टेंट की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। Br राइट में है तो OH भी यहां पर हमारा राइट में है, मतलब यहां पर ज्योमेट्री या स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन हुआ है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। तो दोनों साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड से जो है तो ज्योमेट्री रिटेन होगी। हम यहां नहीं रख सकते हैं इन्वर्जन या रिटेंशन, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये हमें ऑब्जर्व कब होगा? ये हमें ऑब्जर्व होगा कि अगर हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल या कोई लियो मॉलिक्यूल हम लेते हैं जो SN1 शो करे, तो उससे हमें ये चीज ऑब्जर्व होगी कि दोनों तरह से अटैक होगा। किस पर? हमारे कार्बोकैटायन पर। तो यहां तक था SN1 का मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 स्टेप्स में ये होगा। तो ये इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन क्या है? ये इंटरमीडिएट है। तो इन SN1 मैकेनिज्म इंटरमीडिएट इज फॉर्म विच इज कार्बोकैटायन। SN2 में कुछ नहीं बनता इंटरमीडिएट, SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, लेकिन यहां पर ये इंटरमीडिएट बनता है SN1 में, जो कि कार्बोकैटायन होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो तो कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव एग्जांपल देखते हैं तो हमें इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आएगा। तो कोई एक एग्जांपल दिखा देता हूं जो टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए ये मैंने एग्जांपल लिखा हूँ आप लोगों के लिए ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का। यहाँ पर ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये ईथेन था, क्या था? ये ईथेन था। तो ईथेन के फर्स्ट कार्बन पर जो है तो एक फिनिल ग्रुप है और एक जो है तो ब्रोमीन भी है। तो इसे हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 फिनिल ईथेन। इसका नाम है 1 ब्रोमो 1 फिनिल ईथेन। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कार्बन से अटैच चारों भी वैलेंसीज डिफरेंट हैं, और ये हमारा जो है तो कायरल कार्बन जैसे स्टारिक मार्क से हम शो करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, और डायरेक्ट मैकेनिज्म लिखा हूँ इसका मैंने कि यहाँ पर पहला स्टेप जो होगा इसमें कार्बन का ब्रोमीन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट हमें कार्बोकैटायन मिलेगा जो कि बेंजीन रहेगा। यहाँ पर ये पीएच जो लिखा है, पीएच का मतलब होता है फिनिल ग्रुप। पीएच मतलब क्या है? फिनिल ग्रुप। मतलब यहाँ जो है तो हमारा ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पर अटैच है। तो इसे शॉर्ट में पीएच भी लिखा जाता है, या फिर इसे हम C6H5 भी लिखते हैं। तो ये वाला ग्रुप जो है इस तरीके से, ये वाला ग्रुप यहाँ पर अटैच है, जिसे यहाँ पर पीएच से शो किया गया है, ठीक है। तो ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे कायरल कार्बन से। तो क्या हुआ
और बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है उसे हम बेंजिलिक कार्बन बोलते हैं। और ये बेंजिलिक हैलाइड है, ये बेंजिलिक हैलाइड है, और बेंजिलिक हैलाइड शोज SN1 मैकेनिज्म। बेंजिलिक हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, क्योंकि पीएच ग्रुप जो होता है, फिनल ग्रुप, इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है बाय रेजोनेंस इफेक्ट, ये 11th में आपको डिटेल में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इसका बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बन जाता है। ठीक है, तो बेंजिल कार्बोकैटायन बनेगा जहां पर फिनिल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट थिंग, कार्बोकैटायन प्लानर रहेगा, अब ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में हमारा जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जो कि फास्ट स्टेप रहेगी, ये स्टेप फास्ट रहेगी, एंड दिस इज एक्सोथर्मिक। इसमें जो है तो एनर्जी लगती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, और बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी एक बार होने के बाद बॉन्ड टूट जाता है। और लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई है वो रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH माइनस का अटैक फ्रंट साइड से, यहाँ पर जो तो ये फ्रंट साइड अटैक है, और फ्रंट साइड अटैक से जो है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री, उसकी ज्योमेट्री और रिएक्टेंट की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। जिस साइड से Br है उसी साइड से OH है, बाकी जब जो जहाँ पर थे वहीं पर है। तो ये रिटेंशन हुआ है इसके अंदर, और उसके बाद ये है हमारा बैक साइड अटैक, दोनों साइड से अटैक होता है। और बैक साइड अटैक से जो प्रोडक्ट बना है ये वाला, इस पर देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर कार्बन से जो OH आया है वो ब्रोमीन के या ब्रोमाइड के बैक साइड से आया है, तो इसलिए यहाँ पर जो ज्योमेट्री मिली है वो इन्वर्जन के साथ मिली है। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्रोडक्ट दोनों बन रहे हैं। डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो भी बन रहा है और डेक्स्ट्रो से लियो भी बनेगा। ठीक है, दोनों इनैंशियोमर्स जो है तो फॉर्म होंगे। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर इनैंशियोमर्स, और इनैंशियोमर्स बने हैं। और इनैंशियोमर्स जो बने हैं उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होती है, अपोजिट होती है। एक डेक्स्ट्रो होता है तो एक लियो होता है, लेकिन दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन सेम होता है। ये हम लोग देख चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में कि इनैंशियोमर्स का एंगल ऑफ रोटेशन सेम होता है। अगर ये 60 डिग्री से राइट में घुमाता है तो ये 60 डिग्री से लेफ्ट में घुमाएगा, राइट। तो होगा क्या कि दोनों बने हैं और दोनों की क्वांटिटी इक्वल होती है। दोनों की क्वांटिटी कैसी होती है, इक्वल। फॉर एग्जांपल ये 50 ग्राम बना है तो ये भी 50 ग्राम बनेगा, दोनों सेम क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं। दैट्स वाई ऑप्टिकल एक्टिविटी गेट कैंसल्ड। बराबर है, जब दोनों एनैंशियोमर्स का इक्वी मोलार मिक्सचर बनता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है, और जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। हम लोग देख चुके हैं ये रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी रेसिमिक मिक्सचर बना है। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है तो कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रोडक्ट शो नहीं करता है। दैट्स वाई हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो है तो रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसिमाइजेशन। व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, तो आप बताएंगे इट इज रेसिमाइजेशन, मतलब रेसिमिक मिक्सचर बनता है। जितना जो है तो डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट बनता है उतना ही जो है तो लियो प्रोडक्ट भी बनता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रेसिमाइजेशन। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रेसिमाइजेशन होता है। समझ में आ गया है। तो गौर से तवज्जो के साथ में लेक्चर को देखिए, पॉइंट्स बनाइए, नोट्स लिखिए। एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, समझने के लिए आपको मैंने ये बताया हूँ, तो कोशिश कीजिए कि टॉपिक आप समझ सके। तो यहाँ तक था हमारा SN1 मैकेनिज्म। हर टॉपिक हमने डिस्कस किया है कि कौन से मॉलिक्यूल शो करते हैं, टर्शरी अल्केलाइड शो करते हैं। क्यों टर्शरी शो करते हैं, क्योंकि जब पहले बॉन्ड टूट जाएगा, SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है, तो पहले स्टेप में जब बॉन्ड टूट जाएगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि टर्शरी में 3 अल्किल ग्रुप्स अटैच रहेंगे और उसे इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल करेंगे। ये भी जो तो अल्किल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, SN1 मैकेनिज्म में एज अ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। नेक्स्ट थिंग, सेकंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल
बोथ साइड से होता है, दोनों साइड से होता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, ठीक है। और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है तो वो रेसिमाइजेशन होता है, दोनों एनांशियोमर्स इक्वल क्वांटिटी में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ तक था SN1 का मैकेनिज्म, समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म, वही जो हम पहले SN2 के भी देख चुके हैं। तो SN1 मैकेनिज्म की जो फीचर्स हैं, फीचर्स बताना मतलब ये होता है कि देखिए आपके उसमें मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो फ़ोन के अंदर भी कुछ फीचर्स होते हैं, राइट। मतलब ये फ़ोन किस चीज़ को सपोर्ट करता है, किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, कैसे ये तो ये फंक्शन करता है, इसका मतलब होता है मोबाइल के फीचर्स। वही फीचर्स यहाँ पर भी है कि SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, किस चीज़ से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, उस चीज़ को हम फीचर्स बोलते हैं। तो फीचर्स के यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, SN1 मैकेनिज्म के फीचर्स के 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है फीचर्स में वो ये है, फीचर्स का पहला पॉइंट ये है कि SN1 मैकेनिज्म प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। क्या बताना है आपको कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म इसका होता है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड सेकंड स्टेप इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। 2 स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पर होता है, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट ये बताता है कि जब कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, CX बॉन्ड ब्रेक बाय हेट्रोलिसिस, यहां पर जो है तो CX बॉन्ड का ब्रेकिंग हेट्रोलिसिस से होता है फर्स्ट स्टेप में, और एज अ रिजल्ट जो है तो हमें कार्बोकैटायन मिलता है एंड फॉर्म कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट के तौर पे यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है। तो ये है इसका सेकंड फीचर्स या सेकंड पॉइंट कि CX बॉन्ड ब्रेक्स बाय हेट्रोलिसिस, CX बॉन्ड हेट्रोलिसिस से ब्रेक होता है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस एंड और कार्बोकैटायन बनता है। तो ये था सेकंड फीचर। थर्ड देखिए क्या है, तो थर्ड फीचर ये है कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस इन सेकंड स्टेप ऑन अ कार्बोकैटायन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। कार्बोकैटायन पर अटैक न्यूक्लियोफाइल का सेकंड स्टेप में होता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। दोनों साइड से होता है, बैक साइड अटैक और फ्रंट साइड अटैक, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो फीचर है इसका 4th नंबर का, कि अगर हम कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल लेते हैं, SN1 मैकेनिज्म में, जैसा हमने एग्जांपल देखा है 1 ब्रोमो 1 फिनिल ईथेन का, तो क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स में जो है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक दोनों तरह के अटैक से बनता है। दैट्स मीन्स अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो लेते हैं तो डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल से हमें डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट भी बनता है और डेक्स्ट्रो से लियो प्रोडक्ट भी बनता है। इसका मतलब द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज रेसिमाइजेशन, क्योंकि दोनों एनांशियोमर्स बनते हैं, डेक्स्ट्रो लियो एनांशियोमर्स आर फॉर्म, दैट्स व्हाई द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज रेसिमाइजेशन। तो ये था हमारा 4th पॉइंट और यहाँ तक था SN1 मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और कुछ डिफ़िकल्टी है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। काफ़ी मेहनत से लेक्चर बनते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स में 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, लेक्चर्स को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।